Good morning, my dear friends and my dear students. Today we will discuss about chemical oxygen demand. What do you mean by chemical oxygen demand? तो इसमें आप ये बता सकते हो कि it is the measurement of oxygen in milligram per liter. या कह सकते हैं कि chemical oxygen demand is used to measure the degree of contamination, है ना? यह कंटामिनेशन को मेजर करने या डिग्री ऑफ कंटामिनेशन को मेजर करने में यूज किया जाता है और इसको एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। 1 लीटर में कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन डिजोल्व है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ पैरामीटर to measure the amount of substances dissolved or suspended in a liquid sample that can be oxidized by a strong chemical oxidizing agent या oxidant, है ना? तो COD क्या है? तो COD is a parameter to measure the amount of substance डिजॉल्व हो या सस्पेंडेड हो इन अ लिक्विड सैंपल, है ना? मतलब किसी भी लिक्विड सैंपल में कितना सब्सटेंस डिजॉल्व है या सस्पेंडेड है जिसको ऑक्सीडाइज करने में, है ना, जो कि क्या हो रहा है, सैंपल दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट। कहने का मतलब है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप एक पैरामीटर है जिसको आप मेजर करते हो कि कितना सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो जो कि डिजॉल्व वे में या सस्पेंडेड वे में लिक्विड सैंपल में प्रेजेंट है और इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जो कि यहाँ पर यूज क्या करते हैं हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट लाइक डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना? ये एक यूजफुल, है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना? यह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक मॉनिटरिंग और कंट्रोल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, अगर सीओडी ज्यादा है तो सीओडी ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर ये सब्सटेंस ज्यादा होंगे, नहीं, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व और सस्पेंडेड वे में किसी लिक्विड में ज्यादा होगा, तभी तो उसको ऑक्सीडाइज करने में ज्यादा K2Cr2O7 लग रहा है। तो जब K2Cr2O7 इसमें ज्यादा लग रहा है, ठीक है, K2Cr2O7 इसमें अगर ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें उस लिक्विड में सस्पेंडेड और डिजॉल्व सब्सटेंस ज्यादा होंगे। ठीक है, और जब किसी लिक्विड में सस्पेंडेड या डिजॉल्व सब्सटेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वह लो क्वालिटी ऑफ वाटर होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सीओडी की बात हम कर रहे हैं तो सीओडी अगर ज्यादा होगा तो वाटर क्वालिटी, है ना, लोअर होगा। ठीक है, इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं तो देखिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेजरमेंट, है ना, इज द मेजरमेंट या कह सकते हो द मेजरमेंट ऑफ सीओडी यूजेज K2Cr2O7 इन एक्सेस एसिडिक मीडियम, या आप कह सकते हो कि सीओडी इज मेजर्ड बाय K2Cr2O7 in excess
इन एसिडिक मीडियम। सीओडी को मेजर करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, वो भी एसिडिक मीडियम में, और साथ साथ इसमें सिल्वर सल्फेट एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, और मर्क्यूरिक सल्फेट ये इंटरफेरेंस क्लोराइड आयन के वगैरह क्लोराइड आयन के कारण इंटरफेरेंस होता है, उसको ये रिमूव करने में यूज होता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ना। डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, जब हम सिंपल में डालते हैं तो ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट है सस्पेंडेड या डिजॉल्व फॉर्म में, उस चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसको क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है Cr3+ आयन में। ठीक है, तो इसको जब ऑक्सीडाइज करेगा तो कुछ अमाउंट पोटेशियम डाइक्रोमेट कंज्यूम हो जाएगा, और जब कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचा हुआ है ना, मान लिया कि शुरू में मैंने कितना लिया और ऑक्सीडाइज करने में कुछ कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने के बाद जितने अमाउंट बचा हुआ है उसको हम लोग फिर से टाइट्रेट या फाइंड आउट कर लेते हैं बाय टाइट्रेशन मेथड। तो जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ K2Cr2 7 का, और उसी के करस्पॉन्डिंग हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकालते हैं कि इसका COD क्या होगा, है ना। इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये हायर टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस अंडर रिफ्लक्स कंडीशन फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे इसको रिफ्लक्स कराते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको रिफ्लक्स कराते हैं, और आफ्टर डाइजेशन या आफ्टर रिफ्लक्सिंग, है ना, जो बचा हुआ K2Cr2O7 है उसको हम लोग टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट FAS फेरस अमोनियम सल्फेट बाय यूजिंग फेरोइन इंडिकेटर। तो इसमें होता क्या है कि सॉल्यूशन का कलर ग्रीन से रेड चेंज हो जाता है, और जब रेड चेंज होता है तो यही हमारा इंडिकेशन वैल्यू है या इंडिकेशन पॉइंट है जिसके थ्रू हम टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल या ओवरव्यू ऑफ COD। अब हम लोग यहाँ पर देखें थोड़ा सा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि K2Cr2O7 लिया है, तो K2Cr2O7 लिया है along with, है ना, along with सिल्वर सल्फेट एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो सबसे पहले इन दोनों का फंक्शन देख लें कि क्या है, सिल्वर सल्फेट और मर्क्यूरिक सल्फेट का। तो देखो सिल्वर सल्फेट सबसे पहला रिएजेंट, ये कैटलिस्ट जो लिया है उसका फंक्शन क्या है, तो सिल्वर सल्फेट क्या करता है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन जल्दी अचीव करने का काम करता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे Cr2O7 2- है ना, तो इसको एसिडिक मीडियम में, अब देखो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में यहाँ पर क्या हो गया, 7 × 2 14 - 2 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का, और यहाँ पर क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये +6 से +3 में जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसी को हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, इसको अगर बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है
तो यहाँ पर 7H2O कर दीजिए, वाटर जोड़ दीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अनुसार, और यहाँ पर अगर 14 हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन आयन दे दो। आयन कहने का मतलब प्रोटॉन है, इसका मतलब एसिडिक मीडिया है। 14 - 2 12, इधर 12 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 6 है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, है ना। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, मतलब डाइक्रोमेट आयन इज रिड्यूस टू Cr3+ आयन, है ना, या क्रोमियम आयन, इसमें जो रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर सिल्वर सल्फेट मतलब Ag2SO4 ये कैटलिस्ट का काम करता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन को जल्दी, है ना, अर्लियर अचीव करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन इसका, ठीक है, कैटलिस्ट का। तो इसलिए हम लोग सिल्वर सल्फेट इसमें थोड़ा सा मिलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मर्क्यूरी सल्फेट क्यों मिलाते हैं, है ना। तो जो वाटर वगैरह होता है दूसरा रिएजेंट हमने क्या लिया है, मर्क्यूरिक HgSO4। मर्क्यूरिक सल्फेट की अगर हम बात करें तो मर्क्यूरिक सल्फेट क्यों मिलाते हैं, तो आप देखो जब भी आप कोई वाटर वगैरह लेते हो COD वगैरह निकालने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें क्लोराइड आयंस होते ही हैं, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, जो भी हो। तो यहाँ पर क्लोराइड या सॉल्ट के फॉर्म में क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लोराइड आयंस, है ना, मतलब क्लोराइड आयन ऐसा लिख सकते हो, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट in the water sample, और ये वाटर सैंपल में अगर प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, इंटरफेरेंस का काम करता है ना। इंटरफेरेंस कहने का मतलब है कि ये खुद ही क्लोराइड आयन डाइक्रोमेट आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इससे COD वैल्यू ज्यादा आने की संभावना रहती है। जैसे देखिए क्या होता है कि K2 या Cr2O7 ऐसे लिखते हैं, Cr2O7 2-, ये Cr3+ में चेंज हो गया क्योंकि उसमें एसिडिक मीडियम तो है ही, ये 2 कर दो आप, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हाँ 7H2O हो गया, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये तो एक इक्वेशन हो गया। और जब क्लोराइड आयन होता है तो ये क्लोराइड आयन इज कन्वर्टेड टू क्लोरीन गैस, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है तो इसको 2 कर दीजिए, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अभी इक्वेशन सेकेंड में देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकेंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो देखिए क्या मिल रहा है, Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 क्लोराइड आयन, और यहाँ पर मिल गया 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 3Cl2, यही मिला। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लो कि क्लोराइड आयन क्या कर रहा है, क्लोराइड आयन खुद ही डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, और ये क्लोराइड आयन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे उसमें कोई सब्सटेंस है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जिसको ऑक्सीडाइज करने में डाइक्रोमेट आयन कंज्यूम हो रहा है, और अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो क्लोराइड आयन भी डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज करने में मदद कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डाइक्रोमेट आयन दोनों प्रोसेस से होगा, एक तो उसमें सब्सटेंसेज है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, और दूसरा क्लोराइड आयन, इन दोनों के कारण ऑक्सीडाइज हो गया। तो कलेक्टिवली क्या होगा कि ज्यादा डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज होगा, या कह सकते हैं कि उसमें सीओडी या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का वैल्यू ज्यादा आने की संभावना है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो उससे ज्यादा आएगा। तो इस प्रकार से ये क्लोराइड आयन इंटरफेरेंस का काम करता है ना, इंटरफेरेंस का काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबसे पहली बात कि क्लोराइड आयन करता क्या है, ये इंटरफेरेंस का काम करता है। और जब इंटरफेरेंस का काम करता है तो इस क्लोराइड आयन को हम रिमूव कैसे करते हैं, तो रिमूव करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना। मर्क्यूरिक सल्फेट की मदद से, मर्क्यूरिक सल्फेट की मदद से क्लोराइड आयन को प्रिसिपिटेट करने का काम करते हैं। तो देखिए देन, या इसमें लिख सकते हो देयरफॉर, देयरफॉर chloride ion, therefore chloride ions are removed, are removed by mercuric HgSO4, mercuric sulfate। अब देखो mercuric sulfate HgSO4 प्लस क्लोराइड आयन, तो ये क्या होता है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रिसिपिटेट मिल जाता है ना, HgCl2, ये प्रिसिपिटेट मिल गया, और यहाँ पर सल्फेट आयन अलग हो गया, है ना। अगर यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम सल्फेट के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड का पीपीटी मिला प्रिसिपिटेट, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। या ये जो प्रिसिपिटेट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का, वो मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रिसिपिटेट कहाँ क्या हो जाएगा, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब सेटल डाउन होगा, अब क्लोराइड आयन तो रहा नहीं उसमें, तो जब क्लोराइड आयन रहा नहीं तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरी क्लोराइड के फॉर्म की स्पिरिट हो गया, और क्लोराइड आयन अब नहीं रहा, तो जब रहा नहीं तो ये इंटरफेरेंस का काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अब देखो, जब हम लोगों ने रिफ्लक्स कराया था उसको, है ना, 150 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए, तो अब क्या हुआ कि डाइक्रोमेट उस सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, उसको क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जब ऑक्सीडाइज कर दिया तो अब बचा हुआ पार्ट होगा उसमें, है ना, क्योंकि हमने क्या लिया है, एक्सेस अमाउंट में डाइक्रोमेट आयन लिया है। तो एक्सेस अमाउंट में लिया है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्ट उसका ऑक्सीडाइज करने में यूज हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उसको फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि रिमेनिंग, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट, है ना, रिमेन remaining part of remaining part of Cr2O7 2 minus is titrated against titrated remaining part of Cr2O7 2 minus is titrated against FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फेरस सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के साथ ये कोऑर्डिनेटेड होता है। तो ये फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, 6H2O है, तो इसी को कहते हैं कुल मिला के फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, अब फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस या आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना।
तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसके अगेंस्ट अगर हम इसको डाइक्रोमेट या जो बचा हुआ पार्ट है उसको टाइट्रेट करते हैं तो ये फेरस से फेरिक में चला जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। और कितना फेरस अमोनियम सल्फेट यूज हुआ वह विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट रीडिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए फाइनल इक्वेशन क्या हो जाता है कि Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O। ये तो इक्वेशन है ही एक, है ना। और ये इसका क्या हो गया रिडक्शन, और यहाँ पर फेरस आयन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फेरस आयन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन Fe3+। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 2 प्लस चार्ज है, यहाँ 3 प्लस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें कि 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दें तो क्या बन गया Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 Fe2 प्लस 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7H2। ऐसा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट कितना कंज्यूम हुआ विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट रीडिंग आप फाइंड आउट कर लोगे और इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे फाइनली COD। ओके, COD इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो COD का फॉर्मूला होता है कि कैसे निकालते हैं, है ना, या कैलकुलेशन में आप हेडिंग दे सकते हो कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में आप ये लिख सकते हो कि COD इज इक्वल टू कैलकुलेशन में COD इज इक्वल टू COD को किस में मेजर करेंगे तो मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर, इसी में करेंगे, ठीक। इज इक्वल टू होता है A माइनस बी इंटू नॉर्मलिटी इंटू 8 और इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल वॉल्यूम ऑफ सैंपल। जहां पर ए क्या है, ये जो है ब्लैंक रीडिंग है ना। ये जो है ब्लैंक मतलब ब्लैंक रीडिंग करने का मतलब है कि एक रीडिंग वैसा हम लेंगे डिस्टिल वाटर का, है ना, जिसमें COD ये मान के चलेंगे कि 0 है या निग्लिजिबल है, ठीक है। तो ए जो है ब्लैंक रीडिंग है, इसको आप कह सकते हो ml ऑफ FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, जितना भी ml आएगा ऑफ ब्लैंक ये ब्लैंक का है, ठीक है। ml ऑफ FAS ऑफ ब्लैंक, और B क्या है तो B में आप लिख सकते हो ml ऑफ FAS ऑफ क्या सैंपल, ये सैंपल का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर N क्या है, N इज द नॉर्मेलिटी ऑफ FAS, ठीक है। और यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ द सैंपल तो हो ही गया। तो इसमें ब्लैंक माइनस सैंपल रीडिंग घटा देंगे, नॉर्मलिटी FAS जो भी हम चूज करेंगे और 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं COD वैल्यू, है ना। कहने का मतलब है इसमें आप COD होता क्या है ना,
COD का सिग्निफिकेंस क्या है और COD को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये पूरे इसमें कवर हो गया है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।